हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम कर रहे थे। आज सॉइल मैकेनिक्स का थर्ड लेक्चर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 में मेरी 8th रैंक थी, ये मेरा रोल नंबर है। उसके अलावा एसएससी जेई 2022 में मेरा सिलेक्शन हो रखा है और ये सब एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किए हुए हैं। ये शो करने का पर्पज़ ये है कि जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो इन एग्ज़ाम्स के लिए सफिशियंट है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, रोज़ आपको एक सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए। और जो हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके अंदर इजी क्वेश्चंस को हमने कंसिडर नहीं किया, अभी आपके नोट से ही कवर होंगे। जो थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं उनको ही हमने लिया है। ये 40 नंबर क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कर लिया था, स्कैम्पटन पोर प्रेशर वाला। 30 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द वाइड रेशो फॉर विच द चेंज ऑफ वॉल्यूम रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द शेयरिंग इज कॉल्ड। तो जब हम शेयर करेंगे किसी सोयल को और उसकी जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगी, वो वॉइड रेशो क्या कहलाता है। तो उस वॉइड रेशो को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वॉइड रेशो। क्रिटिकल वॉइड रेशो एक ऐसा वॉइड रेशो होता है जहाँ पे जब हम इसके ऊपर शेयर के डिस्प्लेसमेंट करेंगे, शेयर लगाएंगे इसके ऊपर, तो इसके अंदर वॉल्यूम चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगी। जो इसका वॉइड रेशो, उस वॉइड रेशो को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्रिटिकल वॉइड रेशो। फेलियर विल ओकर एट द जीरो वॉल्यूम चेंज। तो यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। और आपसे पेपर के अंदर क्या क्वेश्चन पूछता है, आपसे क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन पूछेगा, अगर वॉइड रेशो क्रिटिकल वॉइड रेशो से ज़्यादा हो तो क्या होगा, वॉल्यूम उसकी कम हो जाएगी। और अगर वॉइड रेशो उसका क्रिटिकल वॉइड रेशो से कम हो तो स्टार्टिंग में तो वॉल्यूम उसकी कम होगी, लेकिन फिर उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी और क्रिटिकल वॉइड रेशो को वो अप्रोच करेगा। अल्टीमेटली तो कोई भी सोयल हो, सभी का जो वॉइड रेशो है क्रिटिकल वॉइड रेशो के करीब ही जाने की कोशिश करेगा, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन फॉर द पैसिव अर्थ प्रेशर। तो जो पैसिव अर्थ प्रेशर है उसको इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों, जो कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर होता है वो उसका फॉर्मूला आपको पता है, 1 + sin φ डिवाइड बाई 1 - sin φ, 1 + sin φ डिवाइड बाई 1 - sin φ। और इसको tan के टर्म में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे tan² 45 + φ/2। और इसी तरीके से एक्टिव वाले का फॉर्मूला 1 - sin φ डिवाइड बाई 1 + sin φ। और आपको पता है इनके बीच का क्या रिलेशनशिप होता है, के एक्टिव इज इक्वल टू 1/k पैसिव। तो ये एक दूसरे का रिवर्स ही तो है, 1 डिवाइड बाई कर रखा है। और जो tan के टर्म में है वो भी आपको पता होना चाहिए, एक्टिव वाले को tan के टर्म में लिखेंगे tan² 45 - φ/2। और कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, ये वाला क्वेश्चन भी हमसे पेपर में पूछा गया है, पहले प्रीवियस ईयर में भी आया है। तो कितना होता है ये होगा μ/1 - μ। म्यू क्या है इसके अंदर, म्यू है ये पॉइजन्स रेशो। और सोयल को हमने परफेक्टली इलास्टिक मान के इस चीज़ को ड्राइव किया, लेकिन एक्चुअल में सोयल इलास्टिक होती नहीं है। तो ये वाला हम यूज नहीं करते, लेकिन आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। और एक्टिव, पैसिव और रेस्ट का क्या मतलब है। जो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट उसके अंदर तो जो रिटेनिंग वॉल है वो स्टेबल रहेगी। एक्टिव वाले के अंदर क्या है, जो हमारी वॉल है वो इस तरफ आने की कोशिश करेगी जहाँ सोयल नहीं है। यानी कि नॉर्मल केस समझो आप, नॉर्मली क्या होता है किसी भी कंडीशन में एक्टिव अर्थ प्रेशर लगता है, जो मिट्टी है या आपने दीवार बना दी, इस तरफ मिट्टी है तो ये मिट्टी क्या करेगी, इस दीवार को इस साइड धक्का देने की कोशिश करेगी। तो ये वाला कंडीशन है एक्टिव अर्थ प्रेशर। और पैसिव में क्या है, जो ये सोयल है, सोयल दीवार को अपनी तरफ खींचेगी। तो ये वाली कंडीशन होती है पैसिव अर्थ प्रेशर की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैंकाइन थ्योरी फॉर द एक्टिव अर्थ प्रेशर इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट। तो जो रैंकाइन थ्योरी होती है अर्थ प्रेशर की, उसके एजम्पशन क्या क्या होते हैं। तो इसके जितने भी एजम्पशन है वो आपको सभी पता होने चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में सभी ऑप्शन करेक्ट है। रैंकाइन ने कहा होमोजीनियस, कोहिजनलेस, फ्रिक्शन को हमने नेगलेक्ट कर दिया, फेलियर टेक प्लेस अलोंग ए प्लेन नोन एज द रप्चर प्लेन। तो जितनी भी आइडियल कंडीशन है वो सारी किसके अंदर आ गई, रैंकाइन के अंदर। भाई होमोजीनियस है, कोहिजनलेस है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, दीवार वर्टिकल रहेगी, स्मूथ रहेगा। तो ये जितनी भी कंडीशन है वो रैंकाइन में। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद रखना, रैंकाइन के अंदर जो फेलियर प्लेन है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम रप्चर प्लेन बोलेंगे, उसको हम रप्चर प्लेन बोलेंगे। और रैंकाइन के अंदर सोयल किस चीज़ को अटेन करती है, सोयल अटेन करेगी प्लास्टिक इक्विलिब्रियम को। सोयल किस चीज़ को अटेन करेगी, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम को। तो इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेंथ है
सोयल की जो अर्थ प्रेशर वो हमने ज़रूरत से ज़्यादा मान लिया। इलास्टिक और प्लास्टिक के बीच का डिफरेंस तो आप समझते ही होंगे। जो स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ का हम ग्राफ बनाते हैं, पहले में इलास्टिक कर्व बनता है, फिर प्लास्टिक वाला नेचर आता है। तो इलास्टिक के अंदर तो स्ट्रेस वगैरह सब कुछ कम रहता है, लेकिन प्लास्टिक में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और परमानेंट डिफॉर्मेशंस वगैरह आते हैं। तो जब ये प्लास्टिक नेचर तक सोयल को एज्यूम करके चल रहा है, तो इसका मतलब क्या, बहुत ज़्यादा अर्थ प्रेशर हमने एज्यूम कर लिया। तो ये एक टाइप से इसका नुकसान भी कह सकते हो और फ़ायदा भी कह सकते हो कि भाई हम ऐसी दीवार बनाएंगे मजबूत जो किसी भी कंडीशन में फेल नहीं होगी। और उसके अलावा तो जो पॉइंट है मैंने बता ही दिए, सेमी इनफाइनाइट है, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, ड्राई है, कोइजनलेस, यानी आइडियल कंडीशन सारी एज्यूम करी हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई प्लास्टिक कंडीशन आएगी। रैंकाइन ने क्या एज्यूम करी, प्लास्टिक कंडीशंस। बैकफिल हॉरिजॉन्टल, वॉल वर्टिकल है, स्मूथ है, और जो रप्चर प्लेन है वो एक प्लेन सरफेस है, और हमने प्लास्टिक इक्विलिब्रियम को कंसिडर करा है रैंकाइन के अंदर, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। और बाकी सारी कंडीशन बढ़िया बढ़िया जितनी भी कंडीशन है वे सारी कंडीशंस। तो याद करने का इजी तरीका ये है। फॉर बल्क हेड विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ प्रेशर थ्योरी इज अप्लाइड डायरेक्टली। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जो बल्क हेड होते हैं उनके लिए कौन सी अर्थ प्रेशर थ्योरी को हम लगाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर ना तो कूलाम थ्योरी लगेगी, ना रैंकाइन थ्योरी लगेगी, और ना ये दोनों लग सकती हैं। इसमें ऑप्शन आएगा नन ऑफ दी अबव। तो बल्क हेड होते क्या है, बल्क हेड होती हैं शीट पाइल वॉल, और बल्क हेड आर द स्पेशल टाइप ऑफ अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर इन विच ए कंटिन्यूअस वॉल इज कंस्ट्रक्ट बाय जॉइनिंग द शीट पाइल। तो इसके अंदर शीट पाइल्स होती हैं। शीट पाइल कैसी होती हैं, जैसे दीवार हो गई, दीवार क्या है, एक शीट ही तो है दीवार, जैसे कागज़ होता है वैसे ये दीवार हो गई, दीवार थोड़ी सीमेंट कंक्रीट की है। तो उसी टाइप से ढेर सारी आपने ऐसे शीट पाइल्स बनाई और एक साथ उनको आपने जॉइंट करवा दिया। ये मिट्टी के अंदर गाड़ रखी है आपने, यहाँ नीचे मिट्टी है सारी। तो इस चीज़ को आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे बल्क हेड या फिर शीट पाइल वॉल। और ये कैंटिलीवर की तरह बिहेव करती है। वो तो जैसे आपको ये दिख ही रहा कि भाई आप दीवार टाइप के जो स्ट्रक्चर दीवार ज़मीन में गाड़ दोगे तो क्या हो गया, कैंटिलीवर हो गया, क्योंकि यहाँ से फिक्स सपोर्ट और यहाँ से फ्री है ऊपर से। तो फिक्स वर्टिकल कैंटिलीवर वॉल की तरह बिहेव करती है। और अगर वॉल की हाइट बहुत ज़्यादा होगी तो हम इसके अंदर एंकर प्रोवाइड कर देते हैं। एंकर क्या होता है, एंकर होता है जैसे कि ये दीवार है, दीवार को आपने किसी रस्सी से या सरिये से अंदर यहाँ पे इसको अटैच कर दिया, ताकि जो मिट्टी का इसके ऊपर इस साइड बहुत ज़्यादा प्रेशर है उस चीज़ को ये रजिस्ट कर पाए इसकी हेल्प से। तो ये होता है हमारे पास एंकर। अगर हाइट ज़्यादा हो तो हम एंकर प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था तो बल्क हेड को हम किसके हेल्प से डिज़ाइन करेंगे। तो दोस्तों जो ये बल्क हेड होती है ये क्या आती है, फ्लेक्सिबल रिटेनिंग स्ट्रक्चर। बल्क हेड क्या है, इसको हम फ्लेक्सिबल रिटेनिंग स्ट्रक्चर मानते हैं। लेकिन जो रैंकाइन ने अपनी थ्योरी दी थी और कूलाम ने अपनी थ्योरी दी थी वे किसके लिए थी, वे रिजिड वॉल के लिए थी। रिजिड का मतलब क्या होता है, रिजिड मतलब सख्त, बिल्कुल पत्थर जैसा। और फ्लेक्सिबल तो आप समझ सकते हो जैसे इलास्टिक नेचर का थोड़ा सा, तो वही चीज़ इसमें बताई हुई है। बल्क हेड फ्लेक्सिबल वॉल होती है, लेकिन जो रैंकाइन वगैरह की थ्योरी है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, वे रिजिड वॉल के लिए थी। तो इसको हम उस बल्क हेड के ऊपर इन थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते। तो बल्क हेड की अपनी अलग ही कोई थ्योरी होती है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अपने को इतना जानना है जो रैंकाइन थ्योरी है वो किसके लिए थी, रिजिड वॉल के लिए, और बल्क हेड क्या, फ्लेक्सिबल वॉल, तो उसके अंदर हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। और रैंकाइन थ्योरी के जो एजम्पशन है ये हमने देख ही लिए थे, जो सारे बढ़िया बढ़िया पॉइंट है, सेमी इनफाइनाइट, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, प्लास्टिक कंडीशंस है, हॉरिजॉन्टल होगी, दीवार वर्टिकल होगी, बिल्कुल स्मूथ है, और रप्चर सरफेस इसके अंदर क्या आता है, रैंकाइन रप्चर सरफेस, रैंकाइन के अंदर क्या आता है, रप्चर सरफेस, और प्लास्टिक इक्विलिब्रियम को हम कंसिडर करते हैं। उसके अलावा एक थ्योरी और होती है कूलाम थ्योरी। तो कूलाम ने अपना थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है। इसके अंदर चेंज क्या है, इसने चेंज कर दिया भाई जो दीवार है वो इनक्लाइन हो सकती है। रैंकाइन ने तो सब सिंपल सिंपल चीज़ें ली थी, भाई दीवार एकदम खड़ी होगी, सीधी होगी दीवार। इसने क्या कह दिया कूलाम ने, भाई दीवार इनक्लाइन भी हो सकती है, यानी कि दीवार टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। जो बैक फिल है वो भी इनक्लाइन हो सकती है, और थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होएगा दीवार के बीच में और सोयल के बीच में। और फेलियर प्लेन जो है इसने क्या कंसिडर किया, इसने प्लेन सरफेस। जो कूलाम है, कूलाम ने क्या कंसिडर किया, प्लेन सरफेस।
और जो स्लाइडिंग वेज है उसको हमने रिजिड बॉडी कंसिडर करा है। जो स्लाइडिंग वेज है उसको हमने रिजिड बॉडी कंसिडर किया। स्लाइडिंग वेज का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया जैसे ये मिट्टी है, ठीक है, तो जो मिट्टी यहाँ से फेल होएगी इस टाइप से, तो ये इतनी सी मिट्टी यहाँ से टूट के नीचे गिरेगी, तो जो ये मिट्टी टूट के नीचे गिर रही है स्लाइडिंग वेज कह रहा है इसको ये। और ये क्या है, रिजिड है, यानी कि पूरी की पूरी इकट्ठी एक साथ टूट के गिरेगी। ये नहीं कि आप इस पार्टिकल को अलग कंसिडर करो, इस पार्टिकल को अलग। तो जो ये पूरा का पूरा स्लाइडिंग वेज है ये एक रिजिड बॉडी की तरह कंसिडर करा है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो रैंकाइन थ्योरी है उसने क्या करा, रैंकाइन ने जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है उसको ओवर एस्टिमेट कर लिया। ओवर एस्टिमेट करने का रीज़न क्या था भाई, उसने प्लास्टिक इक्विलिब्रियम को कंसिडर करा और प्लास्टिक के अंदर तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा तक लेते हैं हम, तो इस वजह से एक्टिव वाले को रैंकाइन ने बहुत ज़्यादा ले लिया, लेकिन जो पैसिव वाला है उसको उसने कम ले लिया, क्योंकि पैसिव एक्टिव का अपोजिट होता है। और जो रिटेनिंग वॉल होती हैं उनको हम एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए हम बनाते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल कंडीशन होती है वो हमारी एक्टिव अर्थ प्रेशर वाली ही होती है। और अगर सोयल को हम कॉम्पैक्ट कर देंगे, अच्छे से कॉम्पैक्ट करेंगे उसको रैमर से, रोड रोलर वगैरह से, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर कम हो जाएगा और पैसिव प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको पता होने चाहिए, डिफ़िकल्ट नहीं है। बस आपने जैसे मैंने समझाया आपको, आप समझ गए होगे भाई, किसी सोयल को आपने कॉम्पैक्ट करके बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त बना दिया, तो अब वो सोयल ऐसे गिर थोड़ी ना जाएगी, जैसे वो सोयल ऐसे गिर थोड़ी ना जाएगी। तो क्या हो गया, आपने प्रेशर उसका एक्टिव प्रेशर कम हो गया, लेकिन पैसिव वाला बढ़ गया, क्योंकि पैसिव एक्टिव का अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सोयल द अप्रोक्सीमेट मेथड इन विच द वर्टिकल स्ट्रेस एट ए पॉइंट टू एनी लोडेड एरिया इज कैलकुलेटेड बाय। तो जो सोयल है, सोयल के अंदर किसी भी जेड डेप्थ के ऊपर जो अर्थ का प्रेशर होता है, वर्टिकल स्ट्रेस होते हैं, वो हम कौन से मेथड के थ्रू निकालते हैं। तो दोस्तों हम जो पढ़ते हैं वे दो मेथड होते हैं, एक तो बूजनिंग का, एक वेस्टर्नगार्ड का। लेकिन ये पार्ट किस चीज़ के होते हैं, जो मेन चीज़ है वो होती है इक्विवेलेंट पॉइंट लोड मेथड। इन मेथड्स को क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड मेथड। और इस मेथड के अंदर ये दोनों आते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड मेथड के अंदर बूजनिंग और वेस्टरगार्ड ये आता। तो मेन कौन सा हो गया, इक्विवेलेंट पॉइंट लोड मेथड। इसके अंदर एक मेथड था बूजनिक का, तो बूजनिक के जो एजम्पशन है वो आपको पता होने चाहिए। इसने सारे बढ़िया बढ़िया एजम्पशन लिए, इलास्टिक, होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, सेमी इनफाइनाइट, वेटलेस और अनस्ट्रेस। तो सोयल को हम वेटलेस मानते हैं। और जो इसका फॉर्मूला होता है ये आप देख सकते हैं, 3Q/2πz² ब्रैकेट में 1/1 + R/z का स्क्वायर होल की पावर 5/2। और सिंपल फॉर्म में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, KB यानी कि कोई भी कांस्टेंट, Q/z²। उसके अलावा एक मेथड होता है वेस्टर्नगार्ड का। तो आपको ये याद रखना है कि वेस्टर्नगार्ड के एजम्पशन क्या थे, इसके एजम्पशन इंपॉर्टेंट है। तो वेस्टर्नगार्ड ने कैसी सोयल कंसिडर करी है, एनआइसोट्रोपिक। कौन सी सोयल, एनआइसोट्रोपिक सोयल। बूजनिक ने तो आइसोट्रोपिक यानी कि हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी, लेकिन वेस्टर्नगार्ड ने एनआइसोट्रोपिक यानी कि हर डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी होंगी। और इलास्टिक है, सेमी इनफाइनाइट है, और ये वाला पॉइंट भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोयल मास इज डिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। तो जो सोयल मास इसने कंसिडर करी है वो क्या कंसिडर करी है कि भाई पतली पतली लेयर है जिनके नेग्लिजिबल थिकनेस है, जो बिल्कुल पास पास है, और इनफाइनाइट रिजिडिटी है जिनकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इस चीज़ का क्या मतलब हो गया कि जो सेडिमेंट्री सोयल है उस टाइप की सोयल के लिए इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेडिमेंट्री सोयल में क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं, ऐसी सेडिमेंट डिपॉजिट होते जाते हैं, यानी कि लेयर्स बनती जाएंगी। इस टाइप से लेयर बनती है ना सेडिमेंट्री सोयल में। और इसने भी एज्यूम क्या किया भाई, हॉरिजॉन्टल शीट है नेग्लिजिबल थिकनेस की, पतली पतली ये हॉरिजॉन्टल शीट है जिनकी थिकनेस बहुत कम है, और इनफाइनाइट रिजिडिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में रिजिडिटी हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, जो भी डिफॉर्मेशंस वगैरह होंगे वो वर्टिकल डायरेक्शंस में आएंगे। और पॉइजन्स रेशो इसने क्या कंसिडर करा है, 0 कंसिडर करा है। तो इसके एजम्पशन इंपॉर्टेंट थे वेस्टर्नगार्ड के, एनाइसोट्रोपिक सोयल, और सेडिमेंट्री टाइप सोयल के लिए करते हैं हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, और पॉइजन्स रेशो 0 कंसिडर करा। और जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्टिकल डायरेक्शंस में, तो जो फॉर्मूला होता है वो करीब करीब सेम ही होता है।
जो कांस्टेंट है क्या डिवाइड बाई जेड स्क्वायर, यानी कि इसके अंदर भी 1/z² के प्रोपोर्शनल ही हमारा वर्टिकल स्ट्रेस चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट एंड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट आर परफॉर्म ऑन ए सोयल। तो हमने स्टैंडर्ड कोन पेनिट्रेशन टेस्ट किया सोयल के ऊपर, और एक आपने स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। तो कोन पेनिट्रेशन की वैल्यू आई है 8 मेगापास्कल, और जो एन वैल्यू आई है पेनिट्रेशन टेस्ट की वो आई है 20। तो वो हमारी सोयल किस टाइप की है, तो दोस्तों वो हमारी सोयल हो जाएगी सैंडी सोयल, वो सैंडी सिल्ट। तो इस क्वेश्चन को जैसे प्रीवियस ईयर में आया, बस आपको थोड़ा याद कर लेना इसको। सेम यही क्वेश्चन आ जाए तो आप सैंडी सिल्ट लिख देना, वरना याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रटने थोड़ी ना बैठेंगे हर चीज़ को। इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पज़ क्या है, ये स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट क्या होता है ये समझना है। तो स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट किसके लिए होता है, हम सॉफ्ट सोइल के लिए यूज करेंगे। सॉफ्ट क्ले, सिल्ट एंड फाइन टू मीडियम सैंड। स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट किसके लिए करते हैं, जो सॉफ्ट या फाइन ग्रेन सोइल होती हैं उनके लिए। और स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट के अंदर हमें क्या मिलता है, कॉन्टिन्यूस रिजल्ट मिलता है, वी ऑब्टेन है कॉन्टिन्यूस रिजल्ट। तो कौन जो होती है धीरे धीरे पेनिट्रेट करती है सोइल के अंदर जाएगी, और किस रेट से जाएगी, 20 mm/सेकंड की रेट से, 20 mm/सेकंड की रेट से जाएगी, 100 mm तक की डेप्थ के अंदर जाएगी। और जो हमें प्रेशर लगाना पड़ रहा है इसको पेनिट्रेट करवाने के लिए सोइल के अंदर, तो उसको हम नोट कर लेते हैं, वहीं इसकी स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन वैल्यू आ जाती है। और जो कोन का एरिया होता है वो 10 cm² होता है, और जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का एंगल होता है कोन के अंदर। एरिया कितना 10 cm² और एंगल बनेगा 60 डिग्री का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इतना याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेट लोड टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन। तो दोस्तों जो प्लेट लोड टेस्ट होता है उससे हम क्या बताते हैं, उससे हम जो फाउंडेशन है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी और वो कितनी सेटल होएगी वो दोनों चीज़ बता देते हैं, बेयरिंग कैपेसिटी भी और सेटलमेंट भी। प्लेट लोड टेस्ट के अंदर क्या होता है, वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा, एक प्लेट रहती है तो, और इसके ऊपर हम स्ट्रेस लगाते जाएंगे और हम ये नोट करेंगे सेटलमेंट कितनी आई है और फेलियर कितने लोड पे हो रहा है। तो प्लेट लोड टेस्ट में सिंपल इतना ही होता है, बाकी आपके नोट्स में आप देख लेना, इसका डायग्राम वगैरह भी दे रखा है, फिर इसमें डायग्राम है नहीं अभी। और जो क्लेई सोयल होती है, क्लेई सोयल के लिए जो अल्टीमेट वो होता है KUF, वो किसके बराबर होता है, KU प्लेट के बराबर। यानी कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जितनी प्लेट की है, क्ले के लिए जितनी प्लेट की है उतनी हमारी फाउंडेशन की होगी। समझ गए आप, सिंपल चीज़। लेकिन जो सैंड होती है उसके अंदर ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। जो क्यू है हमारी फाउंडेशन का, वो किसके बराबर होगा, क्यू जो आपकी प्लेट है, आपने प्लेट लोड टेस्ट किया, मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइड बाय विड्थ ऑफ प्लेट। तो जो सैंडी सोयल है उनके लिए ये रिलेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो क्ले है, क्ले का तो सिंपल है, सिंपल वो आपने देख ही लिया क्या होता है। बस जो सैंड है, सैंड का आप याद रखना, ये रिलेशन होता है। उसके अलावा जो सेटलमेंट होती है क्लेई सोयल के लिए, ये रिलेशन होता है, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू सेटलमेंट ऑफ प्लेट मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइड बाय विड्थ ऑफ प्लेट। इसको आप इजीली याद करने के लिए क्या लिखोगे, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन सेटलमेंट ऑफ प्लेट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ फाउंडेशन अपॉन विड्थ ऑफ प्लेट। तो फाउंडेशन के सामने फाउंडेशन की विड्थ, प्लेट के सामने प्लेट की विड्थ। याद हो गया, कुछ भी नहीं था ना इसमें। तो सेम इसी तरीके से इसको आप याद कर सकते हो कि भाई F के सामने फाउंडेशन के सामने फाउंडेशन, और यहाँ क्या वो P लिख दोगे तो इसके सामने ये। तो ये तो आपको याद हो गया, कोई मुश्किल और बड़ी चीज़ इसमें नहीं थी। उसके अलावा जो सैंडी सोयल्स हैं उसका जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद होना चाहिए, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन डिवाइड बाय सेटलमेंट ऑफ प्लेट, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन डिवाइड बाय सेटलमेंट ऑफ प्लेट। ये किसके बराबर होगा, जो भी है, जैसे यहाँ पे ऊपर फाउंडेशन है तो आपने ऊपर फाउंडेशन लिख दिया, नीचे प्लेट लिख दी, और ब्रैकेट में जो इसका अपोजिट है तो B प्लेट प्लस 0.3, और नीचे लिखेंगे B फाउंडेशन प्लस 0.3, और इस होल का स्क्वायर है, इस पूरे के पूरे का आपने स्क्वायर कर दिया, इस पूरे के पूरे का आपने स्क्वायर कर दिया। तो ये सैंडी सोइल्स के लिए है। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसका सेटलमेंट का भी और जो अल्टीमेट कैपेसिटी है उस चीज़ का भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस इन वेरी स्टिफ क्ले लाइज बिटवीन। तो वेरी स्टिफ क्ले है, उसके अंदर स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो आएगी दोस्तों 15 से 30। और ये आपको पता होना चाहिए, अगर n की वैल्यू 0 से 2 है तो वेरी सॉफ्ट, 2 से 4 है तो सॉफ्ट, और 4 से 8 है तो मीडियम, 8 से 15 है तो स्टिफ, 15 से 30 है तो वेरी स्टिफ, और 30 से ज़्यादा है तो हार्ड। तो एक टाइप से याद कैसे करोगे आप इसको, याद करने का तरीका क्या है, जो ये सीक्वेंस है ये तो आपको पता है ही भाई, पहले वेरी सॉफ्ट आएगा, फिर सॉफ्ट आएगा, फिर मीडियम, फिर स्टिफ, फिर वेरी स्टिफ और हार्ड। ठीक है, जो n की वैल्यू है वो याद रख लेना, पहले वाली याद रखनी है आपको, बाकी अपने आप याद हो जाएंगी। 0 से 2 ये याद हो गई। अब डबल करते जाओ, 2 का डबल 4, फिर 4 से 8, फिर 8 का डबल 16, 8 से 16, ये 15 है, 16 को इतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा, फिर 16 का डबल या 15 का डबल 30, तो 15 से 30 और फिर 30 से ज़्यादा। तो याद हो गया ना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी याद करने में। और वैसे ही जो इसके डेंसनेस होती है और n होती है, उसका रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। इसमें भी वही है, वेरी लूज, लूज, मीडियम डेंस और वेरी डेंस। तो 0 से 4, 4 से 10, 10 से 30, 30 से 50 और 50 से ज़्यादा। तो ये याद हो जाएगा आपको, इतना मुश्किल नहीं है, 2-3 बार पढ़ोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डिटरमाइनिंग द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल द रिकमेंडेड साइज ऑफ द स्क्वायर बियरिंग प्लेट यूज इन द फाउंडेशन टेस्ट इज 30 से 75 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो हम प्लेट लोड टेस्ट करते हैं, उसके अंदर जो स्क्वायर प्लेट होती है उसका साइज़ होता है 30 से लेके 75 सेंटीमीटर, और उसकी थिकनेस कितनी होती है मिनिमम, तो वो हमसे पूछी गई है। तो उसकी मिनिमम थिकनेस होती है 25 mm, उसकी थिकनेस होती है 25 mm। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, 25 mm की इसकी थिकनेस होती है प्लेट लोड टेस्ट के अंदर, जो हम प्लेट यूज करते हैं उसकी। उसके अलावा जो कल का लेक्चर है उसके अंदर हमने देखा था कि भाई जो कंसोलिडेशन का टेस्ट करते हैं उसके अंदर जो सैंपल होता है उसकी थिकनेस कितनी होती है, उसकी थिकनेस हम लेते हैं 20 mm। तो कन्फ्यूज नहीं होना, प्लेट के अंदर 25 mm हम थिकनेस लेते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक ये नोट है, ये आप याद कर सकते हो, जो सैंडी सोयल्स होती हैं, जो सैंड वाली सोयल होती हैं, उसके अंदर क्या चीज़ क्रिटिकल होती है, सेटलमेंट। जो सैंडी सोयल होती हैं उसके अंदर खतरा किस चीज़ का होता है, सेटलमेंट का। और जो क्लेई सोयल होती हैं उसके अंदर शियर स्ट्रेंथ हमारी क्रिटिकल होती है। क्रिटिकल का मतलब क्या है कि भाई वो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैंड के अंदर सेटलमेंट और क्ले के अंदर शियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। तो किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑन एन एब्सोल्यूट रिजिड फाउंडेशन बेस प्रेशर विल एट एज ऑफ द फाउंडेशन। तो एब्सोल्यूट रिजिड फाउंडेशन बेस प्रेशर विल एट द एज ऑफ द फाउंडेशन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट रिजिड फाउंडेशन बेस प्रेशर विल बी यूनिफॉर्म। थर्ड ऑप्शन, एब्सोल्यूटली रिजिड फाउंडेशन द प्रेशर विल नॉट बी यूनिफॉर्म। फोर्थ ऑप्शन, ऑन एन एब्सोल्यूटली रिजिड फाउंडेशन बेस प्रेशर विल बी 0 एट द सेंटर ऑफ द फाउंडेशन। ओके, तो इनमें से कौन सा सही है। तो सही गलत पता करने से पहले जो बेस का प्रेशर होता है और किस फाउंडेशन के ऊपर उसका कैसे वेरिएशन होता है वो हम समझ लेते हैं। भाई किसी सोयल के ऊपर आप लोड लगाओगे तो वो सेटल होएगी, तो उसको याद करने का जो तरीका है वो हम डायग्राम से याद करेंगे, और आपको कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। इस डायग्राम में आपको एक चीज़ याद रख लेनी है, क्ले नोट किया आपने, ठीक है, और फ्लेक्सिबल फाउंडेशन नोट करी। क्ले एंड फ्लेक्सिबल फाउंडेशन, ये आपकी फाउंडेशन दी हुई है, ये फाउंडेशन है, इसके ऊपर आपने कोई भी लोड लगाया तो जो सेटलमेंट का कर्व होगा और प्रेशर इंटेंसिटी इसके बेस पे उसका जो कर्व होगा वो कैसे बनेगा, वो सी से याद रखना आपको। क्ले क्या होती है, CLAY। तो इसके अंदर आपको सी याद रखना, क्ले का सी, और इसके अंदर कैसे बनेगा वेरिएशन, सी शेप का वेरिएशन बनेगा। और इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब ये हुआ सेंटर पे सेटलमेंट ज़्यादा है, किनारों के ऊपर सेटलमेंट कम है। समझ गए आप, सेटलमेंट ज़्यादा किधर है, इधर सेटलमेंट ज़्यादा है और इधर सेटलमेंट कम है।
और जो प्रेशर की इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म रहेगी। जो प्रेशर की इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। इधर भी उतना ही प्रेशर आप देख सकते हो बिल्कुल सेम है। तो क्ले के अंदर फ्लेक्सिबल फाउंडेशन आपको याद हो गया सी से। अगर रिजिड फाउंडेशन के अंदर निकालना हो तो उल्टा सी बना दो, रिजिड बनाना हो तो उल्टा सी बना दो। तो उस चीज़ का अपोजिट आपने केवल एक चीज़ याद करी है, ये वाली। अब इसका अपोजिट कर दिया हमने रिजिड के निकालने के लिए। तो सेटलमेंट इसमें कांस्टेंट आएगी, और जो प्रेशर की इंटेंसिटी है, प्रेशर किनारों पे ज़्यादा होगा और सेंटर पे कम होगा, लेकिन जो सेटलमेंट है वो हर जगह सेम है। सेटलमेंट आप देख सकते हो, सेटलमेंट हर जगह सेम है, लेकिन जो प्रेशर है वो किनारों के ऊपर ज़्यादा, सेंटर पे कम है। फिर हम सैंड की तरफ जाएंगे। तो जो फ्लेक्सिबल फाउंडेशन है, फ्लेक्सिबल फाउंडेशन में क्ले के लिए हमने क्या देखा, सी बनेगा। तो सैंड के अंदर क्या बनेगा, सैंड के अंदर उल्टा सी बनेगा, यानी इस चीज़ का अपोजिट ले लिया। तो ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, तो वही चीज़ है, सेटलमेंट सेम है बिल्कुल, और प्रेशर इंटेंसिटी किनारों पे ज़्यादा है, सेंटर में कम है। और रिजिड के अंदर क्या होगा, इसमें उल्टा सी बना है तो इसमें सीधा सी बन जाएगा। इसमें सेटलमेंट सेम रहेगी और प्रेशर की इंटेंसिटी सेंटर में ज़्यादा है, किनारों पे कम है। और जो सेटलमेंट है इसमें, इसमें और इसमें, इन तीनों में सेटलमेंट तो कांस्टेंट है। क्ले के अंदर फ्लेक्सिबल में ही सेटलमेंट बस सेंटर में ज़्यादा और किनारों पे कम होती है। तो एक पॉइंट इनमें से आपको याद कर लेना, और उसके अपोजिट आपको ड्रॉ करते हुए चलना है, तो आपसे पूरे चारों के हिसाब से याद हो जाएंगे। मैं तो इसको ऐसे ही करता था, क्योंकि इसका अपोजिट ये, और इसका अपोजिट ये, और इसका अपोजिट ये, तो एक याद करते ही आपसे सारे हो गए। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट है, सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। जो रिजिड फाउंडेशन है तो प्रेशर विल नॉट बी यूनिफॉर्म। तो जैसे कि आप देखिए, जो रिजिड फाउंडेशन है उसके नीचे जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्म नहीं है, या तो सेंटर में ज़्यादा होगा या सेंटर में कम होगा, जो भी केस बनेगा सैंड का और क्ले का। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी उसमें करेक्ट हो गई, प्रेशर हमारा यूनिफॉर्म नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू ग्रिलेज फाउंडेशन। तो जो ग्रिलेज फाउंडेशन होती है स्टील स्ट्रक्चर के अंदर, उसके रिगार्डिंग हमें सही स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ पता है, ग्रिलेज फाउंडेशन बहुत हैवी लोड्स के लिए होती है। ग्रिलेज फाउंडेशन किस चीज़ के लिए होती है, जब जो लोड है, लोड बहुत ज़्यादा हो और सोयल की हमारी फाउंडेशन है वो कमज़ोर हो। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं, इनकरेक्ट सेलेक्ट करनी है। इसके अंदर स्टील बीम होती हैं जो कंक्रीट के अंदर एन केस होती हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है। लोड हैवी हो तब इसको यूज करेंगे, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल शुड बी हाई, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जब सोयल की बियरिंग कैपेसिटी कम हो और लोड बहुत ज़्यादा हो तब हम ग्रिलेज फाउंडेशन का यूज करते हैं। कॉलम को हम बेस प्लेट के ऊपर रखते हैं। तो ग्रिलेज फाउंडेशन ऐसी होती है, ये देख सकते हो स्टील के अंदर भी आती है ये, और सोयल का अंदर भी ये, फाउंडेशन के अंदर हम इस चीज़ को देख सकते हैं। कंक्रीट के अंदर कर रखी है ना स्टील की जो आई बीम है, ये कंक्रीट के अंदर हमने डाल रखी हैं, और इस टाइप से रखते हैं इसके अंदर स्टील बीम्स को, और बहुत हैवी लोड्स के लिए ही हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट व्हाट इज द हाइट ऑफ हैमर एंड द ड्रॉपिंग हाइट यूज एज पर IS 1231/1981। तो जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है उसके अंदर हैमर हम कितना वजन का लेते हैं, उसके अंदर हम 63 kg का हैमर लेते हैं, और 65 kg वो 65 सेंटीमीटर का हम फ्री फॉल देते हैं। 63 kg का हैमर होता है और 75 सेंटीमीटर का फ्री फॉल होता है। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसके अंदर हम ये किसके लिए यूज करते हैं, ग्रेनुलर सोयल के लिए यूज करते हैं, ग्रेनुलर सोयल के लिए यूज करते हैं। और स्टार्टिंग का जो 150 mm होता है, हम सोयल के अंदर इसको पेनिट्रेट कराएंगे, और शुरू की जो 150 mm है उसके लिए कोई भी रीडिंग हम नहीं लेते, और उसके बाद हम इसको 300 mm पेनिट्रेट करवाएंगे। और कितनी बार हमें थोड़ा इसके अंदर मारना पड़ रहा है तो हम उन नंबर ऑफ ब्लोज को नोट कर लेते हैं। जैसे कि आप इसमें देखिए, ये स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है। आप इसके अंदर हैमर यहाँ पे मारोगे, हैमर यहाँ पे 63 kg का हैमर, तो 75 सेंटीमीटर की हाइट से तो ये ज़मीन के अंदर घुस जाएगा। तो 300 mm की पेनिट्रेशन के लिए हमें कितनी बार हैमर को हिट करना पड़ रहा है वो चीज़ हम नोट करते हैं। इसमें दो टाइप की करेक्शन भी होती है।
पहली करेक्शन होती है ओवरबर्डन करेक्शन। ओवरबर्डन करेक्शन क्यों होती है? हम इसको सोयल के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सोयल के अंदर हम इसको पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आसपास की सोयल है उसकी वजह से यहाँ की सोयल की डेंसिटी बढ़ जाती है, कॉम्पैक्शन हो जाता है, तो हमारे को एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता। तो उसके लिए हमें करेक्शन करनी पड़ती है कि भाई जो ओवरबर्डन प्रेशर है इसके ऊपर पहले से, उस चीज़ को हम ताकि ख़त्म कर सकें। और करेक्टेड वैल्यू जो होती है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, N1 = N0 350/σ+70। और ये सिग्मा क्या है? ये इफेक्टिव स्ट्रेस, जहाँ पे हम टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा, वो है सिग्मा। तो ये आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, प्री और मेंस दोनों के अंदर आ सकता है। उसके बाद डायलेटेंसी करेक्शन अप्लाइड करते हैं। ये डायलेटेंसी करेक्शन किस चीज़ के लिए होती है? ये वाटर लेवल के लिए होती है। डायलेटेंसी करेक्शन इज रिक्वायर इफ n इज 15, अगर n की वैल्यू 15 से ज़्यादा हो सैचुरेटेड फाइन सैंड और सिल्ट के अंदर। सैचुरेटेड फाइन सैंड और सिल्ट के लिए यूज करते हैं केवल, क्योंकि पानी के इफेक्ट के लिए हम ये डायलेटेंसी करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं एक एक कि भाई डायलेटेंसी टेस्ट हम किस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, सैचुरेटेड फाइन सैंड और सिल्ट के अंदर अप्लाई करते हैं। और जो करेक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है 15 + ½ n-15, ये होगा 15 + n-15/2। और इसके अंदर n1 लेते हैं। n1 क्या है? जो आपने इसके ऊपर ये ओवरबर्डन करेक्शन लगा के n1 निकाला है, n1 के ऊपर हम n2 को निकालते हैं। और अगर n1 15 से कम है तो इसको लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये आप देख भी सकते हो, अगर n की वैल्यू 21 है तो करेक्शन के बाद, डायलेटेंसी करेक्शन के बाद वैल्यू कितनी होगी? 15 + 21 - 15/2 = 18। तो प्री के ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकते हैं आपके पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाटर टेबल इज क्लोज टू द ग्राउंड सरफेस द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल इज रिड्यूस टू। अगर वाटर टेबल हमारी ग्राउंड सरफेस के पास आ जाए तो सोयल की बियरिंग कैपेसिटी कितनी कम हो जाती है? तो दोस्तों सोयल की बियरिंग कैपेसिटी 50% कम हो जाती है, यानी कि 1/2 हो जाती है। सोयल की बियरिंग कैपेसिटी कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट कैन बी अलाउड ऑन द सोयल विदाउट सेटलमेंट एक्सीडिंग द परमिसिबल वैल्यू। तो सोयल के ऊपर आप मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग कितनी लगा सकते हो, उसके अंदर जो सेटलमेंट है वो परमिसिबल वैल्यू को एक्सीड ना करे, तो वो होगी आपकी सेफ बियरिंग प्रेशर। वो आपका क्या होगा? सेफ बियरिंग प्रेशर। और इसके नाम से भी पता चल रहा है भाई सेफ रहेगी सोयल, जो सेटलमेंट है वो एक्सीड नहीं करेगी परमिसिबल वैल्यू से। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो सोयल के ऊपर हम लगा सकते हैं ताकि उसकी जो सेटलमेंट है वो एक्सीड ना करे, तो वो हो गई सेफ बियरिंग प्रेशर। सेफ बियरिंग प्रेशर। और मैक्सिमम प्रेशर विदाउट ऑकरेंस ऑफ शियर फेलियर क्या कहलाता है? यानी कि मैक्सिमम प्रेशर जो हम सोयल के ऊपर लगाते हैं और उसके अंदर शियर फेलियर ना हो, उसको हम बोलेंगे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल। उसको हम बोलेंगे बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल। उसको क्या कहेंगे? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सेटलमेंट के लिए हमने क्या लिया? सेटलमेंट के लिए सेफ बियरिंग प्रेशर या नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, और शियर के लिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? द प्रोपोर्शनिंग ऑफ फुटिंग इज मोर ऑफन गवर्न बाय इट्स बियरिंग कैपेसिटी। एंड सेकंड स्टेटमेंट, फ्रिक्शन पाइल आर ऑल्सो नोन एज द फ्लोटिंग पाइल्स। तो ये तो स्टेटमेंट ठीक है ही, फ्रिक्शन पाइल को हम फ्लोटिंग पाइल्स भी बोलते हैं। और पहली स्टेटमेंट देखिए, प्रोपोर्शनिंग ऑफ फुटिंग इज मोर ऑफन गवर्न बाय इट्स बियरिंग कैपेसिटी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। प्रोपोर्शनिंग क्या होती है फुटिंग की, वो हम देख लेते हैं। Proportioning of footing. It is defined as the arrangement of footing in which the combined footing system it is arranged in such a way। तो footing को हम किस तरीके से अरेंज करेंगे? The centroid of area in contact with soil lies on the line of action of the resultant of load। यानी कि footings को हम इस तरीके से अरेंज करेंगे कि जो एरिया है, जो फुटिंग का सेंट्रोइड है एरिया का, वो कहाँ पे लाई करे? जो लोड का रिजल्टेंट है वे दोनों एक लाइन के अंदर आए। फुटिंग को हम कैसे, अगर ऊपर से देखेंगे किसी फुटिंग को तो हमें ऐसे दिखाई देंगी, एक फुटिंग, दूसरी फुटिंग, फिर तीसरी फुटिंग।
तो इनका जो सेंट्रोइड है वो इस तरीके से हो कि जो ऊपर से लोड लग रहा है व्हीकल्स का या गर्डर्स का या और किसका, वो इस लाइन के ऊपर आए। तो इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनिंग ऑफ फुटिंग। द सेंट्रोइड ऑफ एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द सोइल लाइज ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द फाउंडेशंस when divided into peers should have the footing course proportional to the weight they will require to carry and to the bearing capacity of soil। तो उनको हम किस एरिया किस के साथ प्रोपोर्शनल करेंगे? जो वेट उन्हें कैरी करना है और जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल उसके हिसाब से उनको हम प्रोपोर्शनल करेंगे, यानी कि उस हिसाब से उसको हम अरेंज करेंगे। जो साइज़ वगैरह है, सेंट्रोइड ऑफ एरिया वगैरह, वो सब उस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे उसको। ये नहीं है कि आप एक तो फुटिंग इतनी बड़ी बना दो, दूसरी फुटिंग यहाँ कहीं कर दो, तीसरी फुटिंग यहाँ कहीं कर दो, तो इस टाइप से नहीं कर सकते आप। जो प्रॉपर पैटर्न है, प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग करनी पड़ेगी कि भाई वो लाइन एक लाइन के अंदर आए और बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से। और फ्रिक्शन पाइल को फ्लोटिंग पाइल बोलते हैं, ये तो आपको पता है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए राफ्ट फाउंडेशन इज प्रोवाइडेड इफ एरिया एक्सीडिंग द प्लेन एरिया ऑफ द बिल्डिंग बाय। तो एक राफ्ट फाउंडेशन को हम कब प्रोवाइड करेंगे? तब प्रोवाइड करेंगे जो एरिया ऑफ फाउंडेशन होता है वो प्लेन एरिया ऑफ बिल्डिंग से 50% से ज़्यादा हो। यानी कि जो आपका प्लॉट है या आपका घर है, इस घर का एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और आपने जो फुटिंग डिज़ाइन करी है उसका एरिया आ रहा है 50 मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? एक राफ्ट फाउंडेशन बनानी पड़ेगी आपको क्या बनानी पड़ेगी? राफ्ट फाउंडेशन। अगर जो आपके प्लॉट के एरिया से 50% से ज़्यादा अगर फुटिंग की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या बनाएंगे? राफ्ट फाउंडेशन। वो चीज़ इस क्वेश्चन में पूछी हुई है। राफ्ट फाउंडेशन इज इकोनॉमिकल व्हेन इंडिविजुअल फुटिंग रिक्वायर द इंडिविजुअल एक्सीड बाय 1/5 ऑफ द एरिया बाय द स्ट्रक्चर। यानी कि जो हाफ ऑफ प्लॉट के एरिया से ज़्यादा अगर आपको फाउंडेशन का एरिया चाहिए तो आप राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड कर देना। ऑन पाइल्स द ड्रॉप मस्ट बी एट लीस्ट। तो जो पाइल्स होती हैं उनके ऊपर जो ड्रॉप होता है वो कम से कम कितना होना चाहिए? वो कम से कम होना चाहिए 120 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम कितना होगा? 240 सेंटीमीटर। ये ड्रॉप किस चीज़ की बात कर रहा है? ड्रॉप बात कर रहा है, जैसे ये पाइल है, ये वैसी है, आपने फैक्ट्री के अंदर पाइल को बना दी और साइट के अंदर आप इसको ज़मीन के अंदर गाड़ने लग रहे हो, तो आप क्या करोगे? इसके ऊपर हैमर से हिट करोगे, इसके ऊपर हैमर से हिट करोगे, तो जो फॉल होगा हैमर का वो कितना होगा? मिनिमम 120, मैक्सिमम 240। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ द सैंड इफ़ द नंबर ऑफ ब्लो इन एसपीटी टेस्ट इज मोर देन 50। एसपीटी के अंदर अगर 50 से ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लोज हैं तो वो सोयल हमारी क्या होगी? वो होगी हमारी वेरी डेंस। तो इस वाले टेबल से मैंने आपको कई क्वेश्चन दिखाए आज वाले सेट के अंदर भी, और इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ब्लोज कितने होंगे और उस हिसाब से सोयल कैसी होगी। तो 0 से 4 वेरी लूज, 4 से 10 लूज, 10 से 30 मीडियम, 30 से 50 डेंस और 50 से ज़्यादा वेरी डेंस। और याद करना ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजीली ये याद हो जाता है। बस आपको ये पैटर्न सा समझ में आना चाहिए भाई, पहले 4, फिर 4 दूनी 8, तो हमने 10 ले लिया, फिर 10 के बाद सीधा 30 जाएगा, फिर 20 बढ़ा के 50 और 50 से ज़्यादा वेरी डेंस। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइम स्टेबलाइजेशन इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग। तो जो लाइम के थ्रू हम स्टेबलाइजेशन करते हैं सोयल को, तो वो किस टाइप की सोयल को ट्रीट करने में हमारे हेल्प होता है? तो दोस्तों वो होता है हमारा प्लास्टिक क्ले सोयल। जो प्लास्टिक क्ले सोयल होती है उसके अंदर लाइम स्टेबलाइजेशन हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो क्ले सोयल होती है उसके अंदर ही, क्ले के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, और लाइम एक केमिकल है, तो क्ले टाइप की जो सोयल है उन्हीं के लिए बढ़िया रहेगा इससे ट्रीटमेंट करना। हाईली प्लास्टिक सोयल जैसे कि ब्लैक कॉटन सोयल हो गई, क्ले पार्टिकल रिएक्ट करती हैं लाइम के साथ और वे फ्लोकुलेटेड हो जाती हैं और एग्रीगेट इनटू लार्ज पार्टिकल ग्रुप विच आर फेयरली स्टेबल इवन अंडर सब्सिक्वेंट सोकिंग। तो क्ले पार्टिकल लाइम के साथ रिएक्शन करेंगी और वो बड़े पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, और जो कि स्टेबल रहता है। और उनका जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो चेंज हो जाता है फ्लोकुलेशन की वजह से। लाइम का जो लाइम ट्रीटेड जो सोयल होती हैं उनका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। और लाइम स्टेबलाइजेशन की वजह से सोयल में क्या क्या इफेक्ट आता है? इनक्रीज इन श्रिंकेज लिमिट, उसकी श्रिंकेज लिमिट बढ़ जाती है, प्लास्टिक लिमिट बढ़ जाती है, लिक्विड लिमिट कम हो जाती है। तो प्लास्टिक लिमिट बढ़ गई, लिक्विड लिमिट कम हो गई,
तो जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है वो क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये वाली चीज़ कम हो गई, ये बढ़ गई, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी कि सोयल हमारी प्लास्टिक नेचर उसका ख़त्म हो जाएगा। हमने उसको ट्रीट करके जो नॉर्मल सोयल है वैसे ही बना दी, स्वेलिंग कम होगी यानी कि साइज़ कम ज़्यादा बढ़ेगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कम होगा, रिडक्शन इन मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी भी उसकी कम हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको दोस्तों पता होना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना जो सोयल मैकेनिक्स है वो पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। आई होप जो थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हमने इसके अंदर किए हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वे आपको पसंद आए होंगे और आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। एक सब्जेक्ट आप रोज़ करते रहना और जो रीजनिंग है उसका 2 दिन में कम से कम 1 सेट तो लगा लेना उसका, और जीके को भी हाफ आवर आप डेली दे सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर दीजिए, उसको हम वो कर लेंगे। थैंक यू।